क्विक फ्लिक्स रिकेप में आपका स्वागत ही। आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐतिहासिक फिल्म मंगोल द राइज ऑफ चंगेज खान की कहानी। आगे स्पॉइलर हैं, संभल कर देखिएगा। कहानी शुरू होती है साल 1172 में। उस समय उत्तर पश्चिम चीन का इलाका टांगुट साम्राज्य कहलाता था। वहां कई मंगोल कबीले रहते थे जिनके अपने अपने नेता खान कहलाते थे। सत्ता की लालच और आपसी दुश्मनी के कारण हर जगह लड़ाइयां और खून खराबा मचा था। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम नहीं थे और उन्हें एक ऐसे महान नेता की जरूरत थी जो सबको एकजुट कर सके। येसुगई पश्चिम के एक छोटे कबीले का खान था। कहानी की शुरुआत में वह अपने 9 साल के बेटे तेमुजिन के साथ उसके लिए दुल्हन ढूंढने निकलता है। रात में वे एक दोस्त कबीले में रुकते हैं। वहीं तेमुजिन अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। तभी एक लड़की बोरते उससे बात करने आती है और नाम पूछती है। जब उसे पता चलता है कि तेमुजिन दुल्हन की तलाश में है तो वह आत्मविश्वास से कहती है, तुम मुझसे शादी करो। येसुगई चाहता था कि बेटा किसी ताकतवर कबीले की लड़की से शादी करे ताकि राजनीति में फायदा मिले, लेकिन तेमुजिन की जिद पर वह दोस्त कबीले से ही लड़की चुनने की इजाजत देता है। तेमुजिन को बताया जाता है कि ऐसी लड़की चुनो जिसके पैर मजबूत हों, क्योंकि वही अपने पति को खुश रख सकती है। तेमुजिन बोरते को चुन लेता है। उनकी सगाई हो जाती है, लेकिन वे 5 साल बाद ही साथ रह सकते हैं। जाते वक्त तेमुजिन बोरते को एक हार देता है और वादा करता है कि वह लौटकर जरूर आएगा। वापसी के रास्ते में येसुगई अपने आदमियों के साथ एक सराय पर रुकता है। पास में ही एक दुश्मन कबीले का नेता अपने लोगों के साथ बैठा होता है। दुश्मन खान शांति के संकेत के रूप में दूध का कटोरा भेजता है। जवाब में येसुगई रस का कटोरा भेजता है। उसका सलाहकार कहता है कि दूध को पहले नौकर से छकवाओ ताकि जहर का पता चल जाए, लेकिन येसुगई भरोसा दिखाते हुए खुद ही दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद यात्रा जारी रखते हुए अचानक येसुगई की छाती में दर्द होता है और वह घोड़े से गिरकर मर जाता है। स्पष्ट हो जाता है कि दुश्मनों ने दूध में जहर मिला दिया था। बेचारा तेमुजिन अपने पिता के पास दौड़ता है, लेकिन कबीले के लोग परवाह नहीं करते। मंगोल परंपरा के अनुसार वे सिर्फ मजबूत नेता का साथ देते हैं। अब जब येसुगई मर चुका है, सबका ध्यान नया खान चुनने पर है, बदला लेने पर नहीं। तेमुजिन और उसकी मां अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होते हैं। येसुगई की सारी संपत्ति उसका सहयोगी तारगुताई हड़प लेता है। तेमुजिन की मां उसे कोसती है और कहती है, एक दिन मेरा बेटा तुझे मारेगा। तारगुताई डर जाता है और तेमुजिन को खत्म करने की ठान लेता है, लेकिन जब उसकी लंबाई रथ के पहिए के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंचती तो परंपरा के अनुसार उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि मंगोल बच्चे को नहीं मारते। इसलिए तारगुताई कहता है कि वह अगले सर्दियों में लौटेगा जब तेमुजिन बड़ा हो जाएगा। सर्दियां आती हैं, तेमुजिन के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपने पिता की बात याद आती है। भगवान तेंगरी हमेशा मदद करता है। वह पवित्र पर्वत की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में जमी हुई झील में गिर जाता है और लगभग मर ही जाता है। तेमुजिन को उसकी ही उम्र का एक लड़का जमूखा और उसका छोटा भाई बचाते हैं। दोनों उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उनकी मदद के लिए बहुत आभारी होता है और जमूखा से कहता है कि वे खून के रिश्ते वाले भाई बने। दोनों दूध के कटोरे में थोड़ा सा खून मिलाते हैं और पीते हैं ताकि भाईचारे की कसम पूरी हो जाए। अगली सुबह तारगुताई और उसके लोग तेमुजिन को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे उसे पकड़कर वापस अपने कबीले में ले आते हैं, लेकिन उसकी लंबाई अब भी रथ के पहिए से छोटी होती है, इसलिए उसे मारने की बजाय कैद में रखा जाता है। एक बूढ़ा आदमी रोज उसे खाना देता है और उसकी चोटों की देखभाल करता है। कुछ दिनों बाद फिर उसकी ऊंचाई नापी जाती है, पर वह अभी भी छोटी होती है। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है और सब अपने घरों में चले जाते हैं। मौका देखकर वह बूढ़ा आदमी तेमुजिन को आजाद कर देता है। तेमुजिन लकड़ी का तख्ता गले में फंसाए हुए जितनी दूर भाग सकता है भागता है और पहाड़ों पर जाकर भगवान तेंगरी से मदद मांगता है। उसी वक्त वह एक सफेद भेड़िया देखता है और कुछ ही क्षणों में गले की लकड़ी अपने आप टूट जाती है, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। दृश्य बदलता है। अब साल 1186 है। तेमुजिन जवान हो चुका है, लेकिन अभी भी तारगुताई और उसके लोगों से भाग रहा है। आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं और फिर से लकड़ी के ढांचे में बंद कर देते हैं। अब उसकी लंबाई बढ़ चुकी है, इसीलिए इस बार उसका मरना तय माना जाता है। तारगुताई चाहता है कि तेमुजिन उससे अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन तेमुजिन गर्व से इनकार कर देता है। गुस्से में
तारगुताई उसे जल्दी मारने की बजाय धीरे धीरे यातना देने का फैसला करता है। वही बूढ़ा आदमी जिसने सालों पहले उसकी मदद की थी अब भी उसे खाना देता है। वह तेमुजिन से विनती करता है कि जब वह बदला ले तो उसे बख्श दे। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तारगुताई अकेला तेमुजिन के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है। तेमुजिन मौका देखकर उस पर टूट पड़ता है और लकड़ी के तख्त से वार कर करके उसे मार देता है। इसके बाद वह वहां से भाग निकलता है और एक बार फिर आजाद हो जाता है। अब तेमुजिन अपना कबीला वापस पाने और खान बनने का फैसला करता है, लेकिन पहले उसे अपनी दुल्हन बोरते को घर लाना होता है। वह उस कबीले में जाता है जहां उसने 9 साल की उम्र में सगाई की थी। अब बोरते मजबूत और खूबसूरत औरत बन चुकी है। वह बताती है कि वह सालों से उसका इंतजार कर रही थी। तेमुजिन उसे दहेज में मिला कोट लेकर अपने साथ ले आता है। दोनों कई सालों बाद तेमुजिन की मां और बहन से मिलते हैं, जो उन्हें प्यार से घर में स्वागत करती हैं। 1 महीने तक वे खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है। लेकिन एक दिन उन पर मर्किट कबीले का हमला होता है। कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इसी कबीले के खान की पत्नी यानी तेमुजिन की मां का अपहरण किया था। अब मर्किट खान बदला लेने आया है। वह बोरते को चुरा कर ले जाता है। तेमुजिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीर लगने से घायल हो जाता है। सुधरने के बाद उसे समझ आता है कि अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसे मदद चाहिए। वह अपने पुराने खून के भाई जमू खां के पास जाता है, जो अब एक शक्तिशाली कबीले का खान बन चुका है। जमू खां मदद का वादा तो करता है, लेकिन कहता है कि वह 1 साल बाद ही साथ दे पाएगा, क्योंकि फिलहाल वह दूसरे काम में व्यस्त है। 1 साल बीत जाता है और तेमुजिन और जमू खां अपनी अपनी सेनाओं के साथ मर्किट कबीले पर हमला करने निकलते हैं। भयंकर लड़ाई में वे सारे दुश्मनों को मार गिराते हैं और उनके गांव को लूट लेते हैं। एक झोपड़ी में उन्हें गर्भवती बोरते मिलती है, जिसके पास एक मरा हुआ आदमी पड़ा होता है, जिसे उसने खुद मारा था। तेमुजिन तुरंत कहता है कि बच्चा उसका ही है और बोरते को अपने साथ ले जाता है। रात को पूरी सेना जीत का जश्न मनाती है। अब तक तेमुजिन के साथ कई लोग जुड़ चुके होते हैं। जब वे उससे लूट का माल बांटने को कहते हैं तो वह सिर्फ 10% अपने पास रखता है और बाकी सब अपने सैनिकों में बांट देता है। जो लोग लड़ाई में मारे गए थे, उनके परिवारों को वह अतिरिक्त हिस्सा भी देता है। जमू खां के 2 लोग यह देखकर तेमुजिन के कबीले में शामिल हो जाते हैं। मंगोलों में हर कोई अपना खान खुद चुन सकता था, इसलिए जमू खां कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर विश्वासघात की आग जलने लगती है। कुछ समय बाद तेमुजिन के सैनिक एक घोड़ा चोर पकड़ते हैं और पीछा करते हुए गलती से उसे मार डालते हैं। जब पता चलता है कि वह चोर जमू खां का छोटा भाई था, तब हालात बिगड़ जाते हैं। अब जमू खां खून के रिश्ते को भूलकर तेमुजिन को मारने की कसम खा लेता है। वह एक और कबीले से हाथ मिलाकर तेमुजिन के कबीले पर हमला कर देता है। तेमुजिन जानता है कि उसके लोग संख्या में बहुत कम हैं, फिर भी वह औरतों व बच्चों को दूर भेजकर बाकी मर्दों के साथ डटकर लड़ता है। कई दुश्मनों को मारने के बावजूद आखिर में वह पकड़ा जाता है। जमू खां उसे अब भी भाई कहता है और कहता है, दया मांगो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन जब तेमुजिन झुकने से इनकार करता है तो जमू खां उसे गुलाम बनाकर बेच देता है। तेमुजिन और उसके कुछ साथी कई मील रेगिस्तान पार करके टांगुट साम्राज्य के शहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए रखा जाता है। एक बड़ा अधिकारी तेमुजिन को खरीदने में रुचि दिखाता है, लेकिन उसका भिक्षु सलाहकार चेतावनी देता है, यह आदमी इस पूरे साम्राज्य का अंत करेगा। अधिकारी हंसकर बात को अनसुना करता है और फिर भी तेमुजिन को खरीद लेता है। उसे पिंजरे में रखकर लोगों के तमाशे के रूप में दिखाया जाता है। भिक्षु रोज उससे मिलने आता है और माफी मांगता है। वह एक समझौता करता है, अगर वह बोरते को ढूंढ लाए तो तेमुजिन वादा करे कि बाद में मठ को नष्ट नहीं करेगा। भिक्षु बोरते को खोजने रेगिस्तान में निकलता है, लेकिन रास्ते में बेहोश होकर मर जाता है। सौभाग्य से बोरते उसे पाती है और उसके पास वही हार देखती है जो तेमुजिन ने उसे सालों पहले दिया था। उसे समझ आ जाता है कि उसका पति जिंदा है और वह शहर जाकर उसे ढूंढती है। तेमुजिन को जनता के सामने पिंजरे में देखकर वह तुरंत उसे पहचान लेती है। रात में वह एक रक्षक को रिश्वत देकर तेमुजिन को छुड़ा लेती है। तेमुजिन अपनी बीवी और बच्चों को देखकर भावुक हो जाता है। अब उसका बेटा बड़ा हो गया है और बोरते की एक दूसरी बेटी भी है। बोरते बताती है कि उसे बच्चों को पालने के लिए किसी और आदमी के साथ रहना पड़ा।
तेमुजिन उसे और भी ज्यादा सम्मान देता है और छोटी बेटी को अपना ही बच्चा मान लेता है। परिवार गांव लौट आता है और 1 महीने तक शांति से रहता है। बच्चे अपने पिता के साथ खेलते हैं और घर में खुशी छा जाती है। एक दिन बोरते कैजुअली कहती है, सारे मंगोल एक जैसे हैं, चोरी और हत्या ही करते हैं। यह बात तेमुजिन के मन में गहराई तक उतर जाती है। वह तय करता है कि वह सभी कबीलों को एक करेगा, नियम बनाएगा और मंगोल दुनिया में कानून की स्थापना करेगा, भले ही इसके लिए आधे कबीलों को खत्म करना पड़े। वह 3 नियम बनाता है। पहला नियम, औरतों और बच्चों की हत्या नहीं होगी। दूसरा नियम, दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तीसरा नियम, अपने खान के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना होगा। साल 1196। अब तेमुजिन ने कई कबीलों को मिलाकर एक बड़ी सेना बना ली है। अब उसके रास्ते में बस एक दुश्मन बचा है, जमूखा। दोनों भाई अपनी अपनी सेनाओं के साथ आखिरी जंग के लिए आमने सामने खड़े हैं। लड़ाई शुरू होती है। जमूखा जल्दबाजी में हमला करता है, जबकि तेमुजिन ने पूरी रणनीति पहले से बना रखी होती है। परिणाम स्वरूप जमूखा की सेना को भारी नुकसान होता है। घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद तेमुजिन विजयी होता है और सभी बचे हुए दुश्मनों को पकड़ लेता है, जिनमें जमूखा भी शामिल है। लेकिन उन्हें मारने की बजाय तेमुजिन उन्हें अपने अनुयायी बना लेता है। इस दयालुता से वे सब उसके प्रति वफादार हो जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी जिसने बचपन में उसकी मदद की थी, अब उसका सलाहकार बनता है। अब बचा है बस एक फैसला, जमूखा का न्याय। दोनों भाई आमने सामने बैठते हैं और अपने जीवन की लंबी यात्रा को याद करते हैं। जमूखा गर्व से कहता है कि अगर वह तेमुजिन की जगह होता तो अपने दुश्मन को जरूर मार देता। यह बात साबित करती है कि दोनों अब एक जैसे नहीं रहे। लेकिन तेमुजिन अपने पुराने भाईचारे और जमूखा की मेहनत का सम्मान करते हुए उसे माफ कर देता है और जाने देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बोरते अपने दोनों बच्चों के साथ तेमुजिन के पास लौट आई है और अब वे सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आखिर में बताया जाता है कि साल 1206 में तेमुजिन को सभी मंगोलों का महान खान घोषित किया गया, यानी चंगेज खान। उसने अपने वादे के अनुसार पूरे टांगुट साम्राज्य को खत्म कर दिया और नया राज्य बनाया, लेकिन उस भिक्षु के मठ को नहीं छुआ जैसा उसने वादा किया था। भविष्य में वही बना पूरे मंगोल साम्राज्य का संस्थापक, जो इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।